प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ में अब हम पढ़ेंगे, ये सुपरा एडेड क्वालिटी बताई थी फोर्थ अफोरिज्म में हनीमैन ने कि 1 2 3 हो गया, ये बेसिक क्वालिटीज हो गई, ये बेसिक रोल पता चल गया, कैसे करना है पता चल गया। अब ये जो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी फिजिशियन के पास होनी चाहिए, क्या है वो? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ की होनी चाहिए क्वालिटी। ही शुड एक्ट एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ये हम अफोरिज्म 4 में पढ़ेंगे। और जहां हम अफोरिज्म 1 में पढ़ते हैं ना, वहां पर अफोरिज्म 1 में अपनी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की किताब में मार्क कर लो कि फर्स्ट जॉब तो है क्योर का, हनीमैन ने उसका प्राइमरी या फर्स्ट जॉब जो बताया है वो क्योर का बताया है। वहीं पर मार्क कर लो अफोरिज्म 4 लिखे कि सेकेंडरी जॉब उसका वहां पर फिजिशियन का है टू प्रिजर्व हेल्थ। और इसी प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसी के बारे में हम अफोरिज्म 4 में पढ़ेंगे। अब अफोरिज्म 4 क्या है? He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from persons in health. अब इसमें साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि 3 डिमार्केशन है कलर वाइज, उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो अफोरिज्म 4 है, ये अपना 3rd एडिशन तक ऑर्गेनॉन के जब हनीमैन ने बनाया था तो 2 अफोरिज्म या सो कॉल्ड 2 पैराग्राफ्स में इसको लिखता था। लेकिन अब जब 4th एडिशन उन्होंने निकाला तो उन्होंने इसको दोनों को मिला के एक पैराग्राफ में कर दिया और एक अफोरिज्म बना दिया, जो कि हमारा अफोरिज्म 4। ये तुम्हें ये जो मैं चीज बता रहा हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगी? अपेंडिक्स में मिलेगी। अगर पीछे तुम अपेंडिक्स में जाओगे और अफोरिज्म 4 को रेफर करोगे तो तुम्हें ये चीज पता चलेगी। अपेंडिक्स के साथ ऑर्गेनॉन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले तुम ऑर्गेनॉन का जो अफोरिज्म पढ़ रहे हो वो खोलो, फिर उसका इंट्रोडक्शन में देखो कि उसका शॉर्ट में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, अफोरिज्म पढ़ो और उसी के रेफरेंस में उसका अपेंडिक्स में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ो। तो तुम्हें इस अफोरिज्म का पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या बताना चाह रहा है, ये तीनों चीजों का एस्पेक्ट पता चलता है। तो अब ये सबसे पहली चीज हमें क्या बने, ही इज लाइक वाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अब ये लाइक वाइज से क्या मतलब है? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ तो फिजिशियन को बोल रहा है हनीमैन, लाइक वाइज की इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर? बताओ, जिसको आता है वो बताए, या अपना जो भी एस्पेक्ट तुम समझ रहे हो वो बताओ। लाइक वाइज से क्या मतलब होता है? सर लाइक वाइज मतलब उसी तरह, मतलब जिस तरह उसका काम, उसका मिशन है क्योर करना, उसी तरह उसका काम है हेल्थ को प्रिजर्व भी करना। तो लाइक वाइज मतलब उसी तरह। लाइक वाइज मतलब उसी तरह, सिमिलरली, ये एकदम सही तुमने बोला। पर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ तो वो बोल ही रहा है, वो बता ही रहा है, तो लाइक वाइज क्यों यूज किया यहाँ पर? अब उसने जब बता दिया फर्स्ट में कि उसको क्योर करने का एक मिशन है, अब उसने ये सेकंड थर्ड फोर्थ में ये बता देगा प्रिजर्व करना भी आपका एक मिशन है। इसमें लाइक वाइज का क्या इंपॉर्टेंस है? सर इसमें दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है शायद, कि अगर जितना उसका मिशन है क्योर करने का, उतना ही उसी के लगभग बराबर में ही है उसका प्रिजर्व भी करने का। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। चलो और कोई आंसर देगा लाइक वाइज का क्या मतलब होता है? फोर्थ ईयर में से कोई, थर्ड ईयर में से कोई? अब लाइक वाइज का मतलब समझना है ना, तो पहले तुम जो प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन है जो हमने पढ़ा था, उसका प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन खोलो अपनी ऑर्गेनॉन की बुक में, और उसी बुक में लास्ट पैराग्राफ में, प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन के लास्ट पैराग्राफ में लास्ट की 4 लाइनें वो पढ़ो, वो क्या बता रही हैं। उन 4 लाइनों में ये लिखा हुआ है, द फिजिशियन हु एंटर्स ऑन हिज वर्क इन दिस स्पिरिट। अब हमने फर्स्ट एडिशन के प्रीफेज में पढ़ा था कि हनीमैन ने बताया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए टू बी अ होम्योपैथिक फिजिशियन, और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए कि ये होगा तो ही तुम बन पाओगे, ये नहीं होगा तो नहीं बन पाओगे। गुड और बैड क्वालिटीज बताई थी क्या होनी चाहिए इंसान में। अब उसके आगे हनीमैन ने एक और चीज बोली थी कि द फिजिशियन हु एंटर्स ऑन हिज वर्क इन दिस स्पिरिट बिकेम डायरेक्टली एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मतलब सिमिलर, वही लाइक वाइज सेम, उसका सिनोनिम टाइप का है। डायरेक्टली एसिमिलेटेड टू द डिवाइन क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड whose human creatures he helped to preserve and whose approval renders him thrice blessed। यहां पर लाइकवाइज से मतलब है हनीमैन का कि ये जो
फिजिशियन है ये गॉड की तरह है। गॉड इज द अल्टीमेट पावर, डिवाइन क्रिएटर से मतलब गॉड है, वो अल्टीमेट पावर है जो कि हमें प्रिजर्व करती है, हमें ही नहीं बाकी भी लाइफ फॉर्म्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर किसी को प्रिजर्व करता है। और उसके जैसा उसके सेकेंड रोल में काम करता है फिजिशियन, जो क्या करता है, उसकी प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। जो हम पढ़ते हैं ना क्योर, क्या हम क्योर करते हैं? हम ट्रीट करते हैं। जो बोलते हैं ना आई ट्रीट ही क्योर्स या वी ट्रीट ही क्योर्स, इसका मतलब होता है कि हम ट्रीट कर रहे हैं, बाकी अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इज ऑफ गॉड। और यही हनीमैन ने यहाँ सिग्निफाई किया था कि हुज ह्यूमन क्रीचर्स ही हेल्प्स टू प्रिजर्व, वो गॉड की हेल्प कर रहा है उसके प्रिजर्वेशन में, एक सेकेंडरी रोल निभा रहा है, एक लाइक वाइज सिमिलर रोल निभा रहा है भगवान जैसा वहां पर। और वो क्या रोल निभा रहा है? प्रिजर्वेशन का। और ये प्रिजर्वेशन कैसे करेगा वो? एंड इफ ही द फिजिशियन पोजेसेस दैट नॉलेज, अगर उसके पास वो नॉलेज होगी, वो टैक्ट होगा, वो जानकारियां होंगी जो हमारी फोर्थ अफोरिज्म में हमने यहाँ पर पढ़ी, इफ ही नोज द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज, अगर उसको पता होगा कि क्या चीजें हैं जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं और डिजीज को कॉज करती हैं, अगर ये जानकारी उसको होगी तो ही वो एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बन सकता है या एज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ का रोल निभा सकता है। और तो ही वो विल बी लाइकवाइज सिमिलर टू गॉड इन असिस्टिंग हिम टू प्रिजर्व द ह्यूमन काइंड, तो ही वो प्रिजर्व करने में ह्यूमन काइंड को हेल्प कर सकता है। ये नॉलेज उसके अंदर पोजेस करनी चाहिए। और नॉलेज का एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया जानते हो क्या होता है? कि नॉलेज मेक्स इट्स पोजीशन नोन टू द सोसाइटी इटसेल्फ, इट्स नीड नॉट टू बी एडवर्टाइज्ड। ये चीज जो यहाँ पर लिखी है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हनीमैन के टाइम पे हनीमैन की एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दो, हनीमैन की बुराइयां बहुत हुई। जितना करा उसका एडवर्टीजमेंट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन बुराइयों के लिए लोगों ने चिट्ठे लिखे बड़े बड़े। लेकिन हनीमैन के पास वो नॉलेज थी, हनीमैन के पास वो प्रिजर्वेशन की टैक्ट था, वो क्योर का टैक्ट था, वो नॉलेज थी, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे, जिसकी वजह से हनीमैन होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। इसीलिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ नॉलेज, इट रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। नॉलेज को कभी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, उसको आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना है अलग से ले जाके। तो यहां पर लाइक वाइज का इंपॉर्टेंस है, लाइक वाइज गॉड, गॉड से रिलेट कर रहा है फिजिशियन को कि ही एक्ट्स एज अ सेकेंडरी प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब बात करते हैं लाइकवाइज के आगे वाले दो एस्पेक्ट की। इफ ही नोज व्हाट कॉजेज डिजीज और व्हाट हैम्पर्स द हेल्थ, ये वाली जो बात आती है, अब ये प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ है या प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से ये प्रिजर्वेशन की बात आई हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, कैसे आई, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो चीजें बताओ जिसको भी पता है, हु वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन? ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं हम? कौन था वो आदमी? कोई भी बता सकता है। फर्स्ट ईयर वालों पढ़ाया गया है तुम्हें, सेकेंड ईयर वालों सॉरी। एस्क्लेपियस। करेक्ट आंसर, एस्क्लेपियस। किसने बोला? जी सुप्रिया। फोर्थ ईयर से थोड़ी पूछा था, इंटर्नशिप इंटर्न वाले। हुआ। ठीक है, अब हु वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न क्लिनिकल मेडिसिन? वेस्टर्न क्लिनिकल मेडिसिन का फादर कौन है? सेकेंड ईयर वाले बताएं, सेकेंड ईयर वालों को ये आना चाहिए, थर्ड ईयर वालों को आना चाहिए, फोर्थ ईयर इंटर्न्स को तो चलो आता ही होगा। सर हिपोक्रेट। हाँ, हिपोक्रेट। कौन बोला? हिपोक्रेट। बोला कौन? सर अभिषेक। करेक्ट आंसर, हिपोक्रेट। अभिषेक। करेक्ट करेक्ट। अब ये ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं पहले, एस्क्लेपियस। ये ग्रीक गॉड एस्क्लेपियस थे जो मेडिसिन के, इसका और प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का क्या रिलेशन है, पता है किसी को? ये कॉन्सेप्ट क्या है प्रिजर्वेशन का ग्रीक माइथोलॉजी में? किसी ने पढ़ा है आज तक? हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन थोड़ी भी पढ़ी हो या किसी ने रिलेट करके पढ़ा हो? फोर्थ ईयर इंटर्न्स भी जवाब दे सकते हैं इसमें। नहीं पढ़ा? चलो कोई नहीं।
ये जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना, ग्रीक माइथोलॉजी में एस्क्लेपियस को बोला जाता था गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। और एस्क्लेपियस की बेटियां थी, वैसे तो उनकी 4-5 बेटियां थी, लेकिन बेसिकली जो दो सबसे मेन और सबसे मेन कैरेक्टर आता है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, जब मेडिसिन रिलेट करते हैं हम, तो वो दो बेटियां थी, हाइजिया और पेनेशिया। हाइजिया रिप्रेजेंट्स द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड हर नेम इज द रूट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हाइजीन। हाइजिया जो डॉटर थी, उसी से आज का वर्ड हाइजीन बना है, जो हम हाइजीन मेंटेन करना ये सब बोलते हैं ना, ये हाइजीन वर्ड वहीं से आया है, हाइजिया से। और जो पेनेशिया थी, पेनेशिया सिंबलाइजेस ऑल द हीलिंग पोटेंशियल ऑफ द मटीरिया मेडिका। हीलिंग पोटेंशियल हमारी मटीरिया मेडिका की जो है, वो पेनेशिया डॉटर का रोल था उस जमाने में ग्रीक में। तो एस्क्लेपियस ने क्या किया था, जब उसने ग्रीक लोगों की हेल्थ के बारे में सोचा, तो सबसे पहले अपनी बेटी हाइजिया को बोला कि तुम जाओ और ग्रीक लोगों की हेल्थ की मदद करो। कैसे? टू टेक केयर बाय द मोड ऑफ हाइजीन। उनसे बोलो हाइजीन मेंटेन करें, प्रिजर्व करो उनकी हेल्थ को बाय मेंटेनिंग देयर हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सब वगैरह। और ये काम उसने हाइजिया को दिया। लेकिन जैसे कि आज के जमाने में हम देखते आ रहे हैं कि कितना भी मास्क बोल लो और सैनिटाइजर बोल लो, लोग नहीं पहनते। जितना भी आप हाइजीन मेंटेन करने को बोल लो, लोग नहीं कर पाते। वैसे ही ग्रीक लोग उस जमाने भी होते थे, इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती। उस जमाने में भी सिटीजन फॉलोड दिस मोड ऑफ लिविंग कुछ समय के लिए, और कुछ ने तो किए ही नहीं फॉलो हाइजिया की बातों को, और धीमे 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 लोग बीमार होते चले गए। तो जब एस्क्लेपियस ने देखा कि मेरा जो पहला मेथड था प्रिजर्वेशन का, पहला हमेशा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में क्योर का कभी नहीं रहा है इंसान के, पहला हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का। अगर वो प्रिजर्वेशन नहीं हो पा रही है तो क्योर का कॉन्सेप्ट आता था। क्योर हमेशा सेकेंडरी रोल में था और प्रिजर्वेशन प्राइमरी रोल में थी। तो इस वजह से जब हाइजिया काम करना फेल कर गई या नहीं कर पा रही थी डोंगलन में, तो पेनेशिया को लाया एस्क्लेपियस और उसने बोला टू टेक केयर ऑफ सिक पीपल विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अब जो बीमार पड़ गए, जो उन्होंने हाइजीन नहीं मेंटेन किया, जिन्होंने हाइजिया की बात नहीं मानी, उनको पेनेशिया तुम मेडिकेशन की हेल्प से ट्रीट करो। और ऐसे कॉन्सेप्ट आया था प्रिजर्वेशन का, ऐसे कॉन्सेप्ट आया था क्योर वाले का, मिशन टू क्योर वाली जो बात आती है कि अगर प्रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है तो क्योर करो। जो डॉटर्स थी, 5 डॉटर्स थी एस्क्लेपियस की। 5 डॉटर में पहली थी हाइजिया और दूसरी थी पेनेशिया, हमने पढ़ा, जिनका रोल पढ़ चुके हैं। तीसरी डॉटर थी आईएसओ। आईएसओ का काम था रिक्यूपरेशन। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। जो बीमार पड़ गया, पहले तो हाइजिया क्या करेगी, हाइजीन मेंटेन करेगी, बीमार होने नहीं देगी। ये काम नहीं हो पाया तो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसको मेडिकली ट्रीट कौन करेगा? पेनेशिया करेगी। ट्रीट हो गया, अब ट्रीटमेंट चल रहा है, अब रिकवरी कौन करवाएगा उसकी इलनेस से? वो आईएसओ करवाती थी, जो उसकी तीसरी डॉटर थी। चौथी, जो रिकवरी के साथ साथ जो हीलिंग के काम होता था, पूरी तरीके से हील कराना उसको एसएसओ करवाती थी। और एक एडिशनल काम जो होता था, जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी, स्प्लेंडर, ग्लोरी, मैग्निफिकेंस, ये जो हम कहते हैं, ये उसका एगेले का काम था, जो उसकी 5वीं डॉटर थी। एस्क्लेपियस फादर बोल रहा हूं मैं, गॉड ऑफ मेडिसिन था। उसकी 5 बेटियां थी और 5 बेटियां जो बोलते हैं, ये एक एक काम करती थी हीलिंग प्रोसेस का। और सबसे पहला क्या था? प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, जो हम अफोरिज्म 4 में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंस दिखाता है। यहां पर इस बात को मेंशन करने का मतलब यह है कि पुराने जमाने में भी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के ओरिजिनेशन में भी पहला कॉन्सेप्ट प्रिजर्वेशन का आता है, क्योर का नहीं आता है। पहले आप क्योर नहीं करोगे, पहले आप प्रिजर्व करोगे हेल्थ को। अब हमने अफोरिज्म 2 पढ़ा था, अफोरिज्म 2 में हमने जेंटल पढ़ी थी ना बात। तो जेंटल का एक कॉन्सेप्ट यहां पर यह भी है कि जब एस्क्लेपियस है, जिसको एस्क्लेपियस जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है उसका नेम, उसका मतलब होता है द अनसीजिंगली जेंटल। The name Asclepius means the unceasingly gentle in Greek and implies that the essence of healing is found in loving kindness and compassion. ये अफोरिज्म 2 के रेफरेंस में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एस्क्लेपियस का नाम मेंशन हुआ है, इसलिए उसके नाम में ही जेंटल है, उसके नाम का मतलब ही ये होता है। इसीलिए बोला जाता था, जब गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम का तात्पर्य ही ये है,
तो हमारा जो क्योर है उसका मापदंड भी यही होना चाहिए, जेंटल, जो अफोरिज्म 2 में हनीमैन स्ट्रेस करता है। अब आती है हिपोक्रेट्स की बारी। एस्क्लेपियस हो गया, ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन हो गया। अब फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन हिपोक्रेट्स, उसने कैसे किया था ये प्रिजर्वेशन का काम? किसी को पता है हिपोक्रेट्स ने क्या राइटिंग लिखी थी जिसमें वो प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था? या हिपोक्रेट्स की राइटिंग को क्या बोलते हैं, जो मेन राइटिंग है हिपोक्रेट्स की? किसी को पता है कि नहीं पता? हिपोक्रेट्स की मेन राइटिंग का नाम था हिपोक्रेटक कॉर्पस, ठीक है ना, जिसको आज के इंग्लिश में हिपोक्रेटिक कॉर्पस कहते हैं। और उसके अंदर एक अफोरिज्म था एयर वाटर अर्थ से रिलेटेड, जहां पर उसने डाइट और रेजिम की सबसे ज्यादा बात करी थी। उसने वहां पर डिजीज रिलेटेड भी बात करी थी, लेकिन वहां मेन इसने डाइट एंड रेजिम की बात करी थी। और हिपोक्रेट्स का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है पर्पल में। इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज, नॉट टू लिटिल एंड नॉट टू मच, वी वुड हैव फाउंड द सेफेस्ट वे टू हेल्थ। वो बोल रहा है अगर हम राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और नरिशमेंट, वही डाइट एंड रेजिम की बात कर रहा है, अगर हर इंसान को ये राइट अमाउंट ऑफ डाइट और रेजिम मिलता रहे ना, तो हमें प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट था हिपोक्रेट्स का। अब हिपोक्रेट्स की राइटिंग से हनीमैन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। हनीमैन हिपोक्रेट्स की राइटिंग को बहुत फॉलो करता था, शुरुआत से पढ़ता आ रहा था। और हिपोक्रेट वाज द वन हु फर्स्ट यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलिया, नॉट हनीमैन। हनीमैन वहीं से इंस्पायर हुआ था सिमिलिया के बारे में। इसी वजह से हनीमैन इसकी डाइट एंड रेजिम वाले कॉन्सेप्ट से भी बहुत इंस्पायर हुआ था। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हनीमैन ने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल पता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के लिए अफोरिज्म 4 को अगर पढ़ना हो तो उस आर्टिकल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसर राइटिंग में मिलता है हनीमैन की। कोई बता सकता है वो आर्टिकल का नाम क्या है? जवाब दो अगर आता है तो। वो आर्टिकल का नाम क्या है? 4th ईयर को आना चाहिए और इंटर्न्स को भी। फ्रेंड ऑफ हेल्थ। करेक्ट, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ था उस आर्टिकल का नाम जो लेसर राइटिंग में है। फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ में उसने बताया था कि कैसे हम प्रिजर्वेशन करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं प्रिजर्वेशन के, कैसी डाइट एंड रेजिम हमें मेंटेन करनी है। और यहीं पर डाइट एंड रेजिम मेंटेन करने के लिए क्रॉनिक डिजीज में खासकर हनीमैन ने अफोरिज्म 259 से 263 तक ये बताया है कि कैसे डाइट एंड रेजिम मेंटेन करनी है अपनी ऑर्गेनॉन की बुक में। तो ऐसे ग्रीक माइथोलॉजी से, ऐसे हिपोक्रेट्स के टाइम से ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ चलता चला आ रहा है। और प्राइमरी फोकस हमेशा प्रिजर्वेशन का रहा है पुराने जमाने में। अब ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें अब हमने लाइकवाइज पढ़ लिया, हमने एक बेसिक ओरिजिन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है? इफ ही नोज द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज। अब ये जो जानना है कि क्या हमारी हेल्थ को डिरेंज करता है, क्या कॉज करता है डिजीज को, ये कौन सा सब्जेक्ट है जो मदद करता है हमारी इस चीज की जानकारी के लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के लिए सबसे बेसिक सब्जेक्ट मेडिकल लाइन में कौन सा है, बीएचएमएस हो या एमबीबीएस हो? तो सामने आंसर लिखा है, ये तो बता दो। कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन है वो बेसिक सब्जेक्ट जो 4th ईयर में आप पढ़ोगे आके, जो 2nd ईयर 3rd ईयर में है, और जो 4th ईयर में है जो पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम देंगे वो। कम्युनिटी मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताता है। और जब ये बात आती है ना कि नोज द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ के आप ये जान लोगे कि क्या है क्या नहीं है। कम्युनिटी मेडिसिन के अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इकोलॉजी पढ़ने का कॉन्सेप्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कल्चर पढ़ने का कॉन्सेप्ट, मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ने का कॉन्सेप्ट कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में कैसी मेडिकल इलनेसेस प्रिवेल करती हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परामेंट वाले लोग प्रिवेल करते हैं, कैसे इकोलॉजी मतलब होता है उसके इंसान के इन्वायरमेंट की स्टडी, इंसान और इंसान के इन्वायरमेंट के रिलेशन में स्टडी जो करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स की जब जानकारी होगी ना,
और ये जानकारी अनलिमिटेड है, ये एंडलेस है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर तुमने बोल दिया कि मैंने कम्युनिटी पढ़ ली, हो गया मेरा प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ जान गया मैं, ऐसा नहीं है। रोज एक नया आर्टिकल आता है जो बताता है कि ये चीजें आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, रोज कोई नई डिस्कवरी होती है। तो इसीलिए मैंने एंड में लिखा है द स्टडी इज एंडलेस, ये स्टडी एंडलेस है। और एज अ डॉक्टर आपको रोजमर्रे की जिंदगी में हर एक आर्टिकल से, हर एक न्यूज़पेपर के ऐसे चीजों से जो बताता है कि ये चीजें डिजीज कॉज करती हैं, ये चीजें हेल्थ को हैम्पर करती हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तभी आप रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का जो हनीमैन ने रोल बोला है ना, वो अच्छे से निभा पाओगे। ठीक है ना। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कम्युनिटी मेडिसिन में आया है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ कम्युनिटी मेडिसिन में कैसे आया, इसके बारे में अब बात करते हैं। The term medicine encompasses all the activities which are directed towards enriching the health of beings on the planet, humans and other species. अब ये जो मेडिसिन है, ये सारी चीजों को, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को, ये जो मेडिसिन वर्ड है ये दिखाता है। अब ये WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ टोटल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। डिजीज का ना होना या इन्फॉर्मिटी का ना होना, ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है तो हेल्थ है। हेल्थ की और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हेल्थ के और भी रीजंस होते हैं मेंटेन करने के। इसी वजह से, इसी डेफिनेशन की वजह से हेल्थ का मल्टी डायमेंशनल एरिया हमें खोजने को मिलता है। This leads us to definite understanding that medicine is not merely the art and science of healing alone. इसीलिए हनीमैन ने अफोरिज्म 1 के बाद अफोरिज्म 4 लिखा है। जो आज के कॉन्सेप्ट, ये बुक जो मैं जिस बुक से ये कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं वो आज के जमाने की बुक है, पर आप हनीमैन का जीनियस देखो कि वो उस जमाने में, और हिपोक्रेट्स और एस्क्लेपियस का जीनियस देखिए कि वो उस जमाने में इस कॉन्सेप्ट को समझते थे जो आज इतना प्रेवलेंट है। और उन्होंने ही गाइड किया हमें कि प्रिजर्वेशन प्राइमरी फोकस होना चाहिए, हीलिंग बाद में आती है। डिजीज होने ही नहीं दोगे तो क्योर करने की जरूरत क्या पड़ेगी, अगर प्रिजर्वेशन ही कर लोगे तो। इसीलिए हाइजिया को पहला काम दिया था, इसीलिए हिपोक्रेट्स ने डाइटन रिजिम लिखा है, इसी ने हनीमैन ने ऑर्गेनॉन से पहले फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ के बारे में बताया है। और ये देखा जा रहा था इस समय के हिसाब से, देखें जो बजट होता है ना हमारा हेल्थ सेक्टर का, वो मैक्सिमम बजट डायरेक्टेड था सिक पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए, जो कि 3 से 5% होती थी। और जो 95 to 97% पॉपुलेशन है जो सो कॉल्ड डिजीज नहीं है, सो कॉल्ड सिक नहीं है, उसकी प्रिजर्वेशन का कहां पैसा लग रहा है, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए कौन काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना था, एक होल था जो हमारी सोसाइटी के हेल्थ के कॉन्सेप्ट में बैठा हुआ था। और जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों ने पढ़ा, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने देखा और डॉक्टर्स ने फोकस किया, तब हमारा जन्म हुआ कम्युनिटी मेडिसिन का। और तब से फोकस होना चालू हुआ कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का, तब से ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया मेडिकल की पढ़ाई में, तब से फिजिशियन को बताया गया कि आप पढ़ना स्टार्ट करो प्रिजर्वेशन को भी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हनीमैन ने ये हमें बहुत पहले ही बता दिया था अफोरिज्म्स के थ्रू कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमने लाइकवाइज पढ़ लिया, अब हमने ये पढ़ लिया कि क्या कॉज करता है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज जो हनीमैन ने लिखी है, हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। ये आदतें, ये दिनचर्या की जो उनकी लाइफस्टाइल है, ये जो हेल्थ को हैम्पर करती हैं, इसको हटाना कैसे है, जानना तो इंपॉर्टेंट हो गया, जान गया कि क्या खराब कर रहा है। अब तुम्हारा काम जानना ही थोड़ी है कि जान गए, हाँ चलो पता चल गया पेशेंट में ये करने से ये होता है, अब पेशेंट को बताओ मत, क्या ठीक हो जाएगा पेशेंट, बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। तो अब ये जो बीमार ना पड़ने देना वाला काम है ना, इसके लिए तीसरा पार्ट लिखा है हनीमैन ने, हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। और इसमें बताया है बाय रिप्लेसिंग द करंट प्रोस्पेक्ट विद अ बेटर वन। जो करंट लाइफस्टाइल वो जी रहा है, जो करंट लाइफस्टाइल या डाइट वो ले रहा है, जो करंट हैम्परिंग ऑफ हेल्थ के फैक्टर्स हैं, नो मैटर व्हाट, सिगरेट, अल्कोहल, ये वो हजार चीजें होती हैं, उस चीज को जानो, उस चीज को समझो और उसको एक बेटर प्रोस्पेक्ट से एक्सचेंज करो। ये डाइट आपके लिए हानिकारक है, इसकी बजाय ये डाइट लीजिए। सिर्फ हानिकारक बता के काम नहीं होगा, उसके अलावा क्या लेना है ये भी आपका काम है। इसीलिए आपको इन्फॉर्म करना है पीपल को, प्रोज और कॉन्स को एवरी हैबिट के।
और कैसे वो हैम्पर करेंगे और कैसे आप जो नया चीज बता रहे हैं वो हेल्प करेगा। दोनों चीजें हमें करनी होती हैं एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन खासकर। You must replace the current habit with a better one because people cannot just leave their habits so easily. 8, 10 साल 15 साल की आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन अगर 15 साल 10 साल की आदतों से इंसान मर रहा है, इंसान डिजीज हो रहा है, तो वो आदतें हटाना इंपॉर्टेंट है। उन आदतों का गलत जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बताना इंपॉर्टेंट है। वो कौन बताएगा? वो आप बताओगे, वो फिजिशियन बताएगा। और उन आदतों को रिप्लेस करके अच्छी आदतों के बारे में कौन बताएगा? वो भी आप बताओगे, फिजिशियन बताएगा। ये कॉन्सेप्ट है अफोरिज्म 4 का। जितना छोटा ये अफोरिज्म है उतना ही ज्यादा इस अफोरिज्म का इंपॉर्टेंस है। स्मॉल इन साइज एंड बिग इन एक्सपेक्टेशन। जितना छोटा लोग इस अफोरिज्म को पढ़ के हटा देते हैं उतना ही बड़ा इसका एक्सपेक्टेशन है इस अफोरिज्म का। हनीमैन का एक्सपेक्टेशन है फिजिशियन से। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है तो फिर से रिजॉइन करेंगे, नहीं तो एंड करते हैं। बताओ, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो बताओ, खुल के पूछ सकते हो। सेकेंड ईयर किसी को डाउट? नो सर। थर्ड ईयर? नो सर। नहीं सर, सही है सर। ठीक है, फोर्थ ईयर इंटर्न्स को तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अफोरिज्म 4 हो गया। हम नेक्स्ट मटीरिया में सल्फर स्टार्ट करते हैं। सल्फर ही स्टार्ट करनी Okay, थी ना sir. मैं? यस जी सर, सर। यस सर। ठीक है, फिर सल्फर Yes, sir. स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।